हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, साथ के साथ काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपके लिए, अगर आप इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए देखते हैं तो गाइस आज बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करेंगे कि एनपीएस होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। फर्दर देखेंगे कि एनपीएस का दो तरीके का अकाउंट होता है, टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट, ये भी क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि जितने भी आने वाले वीडियो जो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस मैं बता दूं कि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और आपके जो पर्सनल फाइनेंस है उस पे वीडियोस आता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करेगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं एनपीएस होता क्या है एग्जैक्टली। बात करें एनपीएस का, तो एनपीएस एक तरीके का एक पेंशन स्कीम है जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोला जाता है, और ये एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इनिशियली। बट गाइस लेटर ऑन हुआ क्या कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय उसके लिए तो था ही, साथ के साथ ये ओपन हो गया जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है उसके लिए भी ऑन वॉलेंटरी बेसिस, मतलब मैंडेटरी नहीं किया, आप चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते, इस तरीके से इसको ओपन कर दिया गया। तो बात करेंगे इस एनपीएस का, तो आफ्टर रिटायरमेंट जो एनपीएस के सब्सक्राइबर है कैन गेट सर्टेन परसेंटेज एज लंप सम एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। मतलब ये है कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलता है और कुछ अमाउंट जो है वो इंटैक्ट रह जाता है ताकि आपको मंथली पेंशन मिल सके। तो गाइस इसका होल एंड सोल पर्पस है कि आपका रिटायरमेंट लाइफ है वो काफी बेहतर तरीके से गुजरे। अब बात करें गाइस कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में उसका डिडक्शन कहाँ मिलता है, मतलब इनकम टैक्स के कौन कौन से सेक्शन है जहां पे आपको डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD है, दोनों सेक्शन में मिलता है। तो गाइस आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा कि आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस 80C में 1.5 लाख तक का लिमिट होता है एंड 80CCD में आप 50,000 का एडिशनल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो टोटल मिला के आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है इनकम टैक्स में। तो गाइस आगे हम ये भी बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको कैसे कितना डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। अब बात करें गाइस कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट को फर्दर कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं एनपीएस के वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन गोज इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 50 to 75%। However, for government employee this percentage has been fixed at 50%। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई है और आपने वॉलंटरी बेसिस पे एनपीएस को सब्सक्राइब किया है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50 से 75% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50% करवाना चाहते हैं इन्वेस्ट या फिर 75%। बट गाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उसके लिए फिक्स 50% है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स 50% है जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट होता ही होता है। और गाइस एक बात और है यहाँ पे कि जो इक्विटी एक्सपोजर है वो रिड्यूस होता जाएगा 2.5% एवरी ईयर फ्रॉम द ईयर एनपीएस सब्सक्राइबर टर्न्स 50। मतलब जिस साल में एनपीएस सब्सक्राइबर वो 50 साल के हो जाएंगे उस साल से हर एक साल 2.5% इक्विटी एक्सपोजर कम होता जाएगा। यानी कि जो 50% या फिर 70% का जो इक्विटी एक्सपोजर है वो 2.5% से एवरी ईयर कम होता जाएगा जिस साल में आप 50 साल के हो जाएंगे उस साल से। तो गाइस ये तो बात रही इक्विटी एक्सपोजर का रिडक्शन होने का। अब बात करें गाइस कि इसमें रिटर्न्स कैसा मिलता है। तो गाइस बात करें इसकी अर्निंग पोटेंशियल्स का, तो गाइस जो आपने पीपीएफ का नाम सुना होगा, एफडी का नाम सुना होगा, तो पीपीएफ और एफडी से तो काफी बेहतर रिटर्न देता है गाइस एनपीएस। तो गाइस ये रही कुछ बातें एनपीएस का। अब गाइस बात करें टैक्स बेनिफिट का, तो देयर इज अ डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 lakhs टू बी क्लेम्ड फॉर एनपीएस फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ योर एम्प्लॉयर। गाइस सेक्शन 80CCD 1 जो है ये कवर करता है आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन विच इज पार्ट ऑफ सेक्शन 80C, यानी कि आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा वो सेक्शन 80C में कवर हो जाता है और वहां का जो लिमिट है 1.5 लाख का होता है, तो आप 1.5 लाख से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 80CCD 1 में। तो गाइस ये तो रही बात आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन का। और गाइस यहाँ पे अगर सेल्फ कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि द मैक्सिमम डिडक्शन वन कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80CCD 1 इज 10% ऑफ द सैलरी बट नो मोर देन द सेट लिमिट। सेट लिमिट बोले तो आपका यहाँ 1.5 लाख का है। तो अगर देखें तो 10% यानी कि आपका जो 10% जो सैलरी होगा बेसिक प्लस डीए होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में तो डीए होता ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस केस में डीए आता है। तो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, ये मैक्सिमम लिमिट होता है। बट गाइस इसका जो कैपिंग है वो 1.5 लाख का है कि 1.5 लाख के ऊपर नहीं जा सकता है। बट गाइस अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो इस केस में ये जो परसेंटेज है 10% ये इंक्रीज होकर 20% हो जाता है ऑफ योर ग्रॉस इनकम। ये तो रही बात आपका सेक्शन 80CCD 1 का, जहां पे आपको 10% तक का आपको क्लेम कर सकते हैं
लेकिन 1.5 लाख भी लिमिट भी है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 20% क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस वहीं बात करें सेक्शन 80CC(d)(2) का, तो गाइस ये बात करता है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, कि अगर आपका कंपनी है जहां पे आपको एनपीएस का प्रोविजन लग रहा है तो आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका जो एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं गाइस। सेक्शन 80CC(d)(2) यही बोलता है। तो कहता है गाइस कि सेक्शन 80CC(d)(2) covers employees NPS contribution which will not form part of section 80C, यानी कि सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख का लिमिट है उस लिमिट के तहत नहीं आता है गाइस, तो इन एडिशन टू दैट है। बट गाइज आप अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपके लिए 80CC(d)(2) जो है कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ही नहीं, तो आपके लिए ये सब सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा गाइज। तो गाइज ये रही बात आपका सेक्शन 80CC(d)(2) का। अब बात करें गाइज कि 80CC(d)(2) में मैक्सिमम कितना आप क्लेम कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर बात करें तो 2 लिमिट होता है, दोनों में से जो कम होगा वही आप क्लेम कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज एक्चुअल एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर जितना एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है वो, एंड द सेकंड वन इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, दोनों में से जो कम होगा वो उतना आप क्लेम कर पाएंगे। और गाइज मैं एक बार और से रिमाइंड कर दूं आपको कि 80CC(d)(2) में आपको जो 1.5 लाख का जो लिमिट है 80C का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज ये रही बात आपका सेक्शन 80CC(d)(2) का। अब बात करते हैं गैस एक एडिशनल सबसेक्शन का जो है 80CC(d)(1)(b). गाइस अगर आप इस सबसेक्शन के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 का एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिल जाता है गाइस। तो यहाँ क्या बोलता है गाइस कि सेक्शन 80CC(d)(1)(b) स्पेसिफिकली डील्स विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इंडिविजुअल, वो चाहे एम्प्लॉई हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, टू पेंशन स्कीम एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पेंशन स्कीम को नोटिफाइड किया गया है, जैसे अटल पेंशन योजना। तो इस तरीके का जो स्कीम है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो आप ऐसे स्कीम में यानी कि ऐसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाता है। तो 1.5 लाख प्लस 50,000 मिलकर टोटल 2 लाख का डिडक्शन हो जाता है गाइस। तो मैंने इसीलिए थंबनेल में बताया आपको कि आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्शन 80CC(d) सबसेक्शन 1(b) का। बात करते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, विथड्रॉल का क्या रूल्स है। तो देखिए तो गाइस आफ्टर रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट से पहले तो विथड्रॉ कर ही नहीं सकते, बट कर भी सकते हैं गाइस, कुछ कंडीशन है तो देखेंगे वो। तो बात करें आफ्टर रिटायरमेंट का, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि एनपीएस सब्सक्राइबर हैव टू कीप असाइड एटलीस्ट 40% ऑफ कॉर्पस टू रिसीव रेगुलर पेंशन। मतलब आपका जितना भी पेंशन जमा हुआ है उसमें से 40% तो आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा, मतलब 40% को आप छू भी नहीं सकते, आप निकाल नहीं सकते, ताकि उस 40% में से आपको हर एक महीने एक रेगुलर मंथली पेंशन मिले, ताकि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको आप मीट कर पाए। क्योंकि गाइस एनपीएस का होल एंड सोल पर्पस होता है कि आपका रिटायरमेंट लाइफ थोड़ा अच्छे से जाए, तो इसीलिए आपको मंथली इनकम होगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें गाइस जो रिमेनिंग 60% है उसका क्या, अगर उसको मिलेगा तो क्या वो टैक्स फ्री होगा या फिर उस पर टैक्स कट जाएगा। तो गाइस टैक्स बिल्कुल ही नहीं कटेगा, आप 60% एक बारी में ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा गाइस, तो ये टैक्स फ्री होता है। तो गाइस ये रही बात आपका विथड्रॉल रूल्स का आफ्टर रिटायरमेंट। अब बात करते हैं गाइस बिफोर रिटायरमेंट का, कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले विथड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, या फिर आप विथड्रॉ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो गाइस बोलता है कि एनपीएस सब्सक्राइबर हैज टू इन्वेस्ट इन एनपीएस अंटिल द एज ऑफ 60, यानी कि आपको 60 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस 60 से पहले आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बट गाइस कुछ कंडीशन है, उसको अगर आप मीट करते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको 60 साल तक इन्वेस्ट करना है। हाउएवर इफ ही हैज इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, तो गाइस अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रखा है तो आप 25% तक विथड्रॉ कर सकते हैं गाइस फॉर सर्टेन पर्पस, लाइक चिल्ड्रन का वेडिंग हो गया, मतलब आपके बच्चे की शादी है, बच्चे की हायर स्टडीज के लिए, या फिर आप घर बनवाना चाहते हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया आपके लिए या फिर आपके जो फैमिली मेंबर है उसके लिए। तो ऐसे केसेस में आप विथड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 25% विथड्रॉ कर सकते हैं। बट गाइस कंडीशन ये है कि आपका 3 साल तक का कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए एनपीएस में, तभी आप कर पाएंगे। गाइस यहाँ भी जो विथड्रॉल का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 ही है, मतलब पूरी ड्यूरेशन में आप 3 बार ही विथड्रॉ कर पाएंगे। तो गाइस बोलता है कि विथड्रॉल कैन हैपन 3 टाइम्स ओनली ड्यूरिंग द एंटायर 10 ईयर विद अ गैप ऑफ 5 ईयर्स, मतलब आप 5 साल के गैप में 3 बार ही विथड्रॉ कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये रही बात आपका विथड्रॉल रूल्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि एनपीएस में भी 2 तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है आपका टियर 1 अकाउंट एंड टियर 2 एनपीएस अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे टियर 1 एनपीएस अकाउंट का और टियर 2 एनपीएस अकाउंट का ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया।
तो पहले एलिजिबिलिटी का देखेंगे, फिर देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, लॉक इन पीरियड क्या रहता है, देन टैक्स बेनिफिट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और एट द एंड देखेंगे कि विथड्रॉल पे टैक्स क्या लगता है। तो गाइस बात करें एलिजिबिलिटी का, तो टीयर 1 एनपीएस अकाउंट की बात करें तो एनी इंडियन सिटीजन बिटवीन एज ऑफ 18 to 65 years कैन ओपन टीयर 1 एनपीएस अकाउंट। वहीं बात करें गाइस टीयर 2 एनपीएस अकाउंट का, तो गाइस टीयर 2 एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टीयर 1 एनपीएस अकाउंट का मेंबर होना चाहिए, तभी आप टीयर 2 एनपीएस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। बात करें गाइस कंट्रीब्यूशन का, तो गाइस टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 500 का होता है। वहीं बात करें टीयर 2 एनपीएस अकाउंट का, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वहीं बात करें गाइस लॉक इन पीरियड का, तो लॉक इन पीरियड देखें तो टिल द एज ऑफ 60 है इन केस ऑफ टीयर 1 एनपीएस अकाउंट, और इन केस ऑफ टीयर 2 एनपीएस अकाउंट वहां पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं बात करें गाइस टैक्स बेनिफिट का, तो अगर आप टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस आपको 1.5 लाख एटीसी में मिल जाता है, और 50,000 जो एडिशनल हमने बात की आपको एटीसी CD 1B में वहां मिल जाता है। बट गाइस टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे तो एक मोटिवेशन जो होता है टैक्स डिडक्शन का वही खत्म हो जाता है। तो मैं अभी से बता दूं आपको टीयर 2 में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप टीयर 2 में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा आप बल्कि कोई ईएलएसए से जो टैक्सेबल म्यूचुअल फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो का उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि एनपीएस बेटर है या फिर ईएलएसएस बेटर है या फिर पीपीएफ बेटर है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी बात करते हैं एनपीएस का। टैक्स बेनिफिट का बात किया हमने, तो टीयर 1 में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख प्लस 50 यानी कि 2 लाख का, बट टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। अब बात करें गाइस टैक्सेशन ऑन विदड्रॉल, अगर आप विदड्रॉ करते हैं तो उसमें टैक्स क्या लगता है। तो टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में गए जैसे हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि कोई टैक्स नहीं लगता है, टोटल कॉर्पस इज टैक्स फ्री, वो चाहे 40% हो जो आपको पेंशन के रूप में लेना पड़ता है, या फिर जो कि 60% है जो आप वन टाइम विदड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों में किसी पे टैक्स नहीं लगता है। बट गाइस टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में आपको बिल्कुल टैक्स देना पड़ता है। इंटायर कॉर्पस गेट एडेड टू इन्वेस्टर्स टैक्सेबल इनकम, और अकॉर्डिंगली आपके जो स्लैब होगा उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो गाइस ये रही बात आपका टीयर 1 एनपीएस अकाउंट का और टीयर 2 एनपीएस अकाउंट का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस क्या है नहीं है। अब गाइस चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपको डिडक्शन कहां कहां कितना कितना मिल सकता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एग्जांपल के, समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो गाइस यहाँ पे मिस्टर एक्स है जो कि एक प्राइवेट एम्प्लॉई है, ही इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड, और उसका बेसिक सैलरी की बात करें गाइस तो यहाँ पे देखें तो 5 लाख का है। डीए है नहीं गाइस, डीए इज ब्लैंक क्योंकि वो एक प्राइवेट एम्प्लॉई है एंड डीए इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयर। ओके, देन अदर अलाउंस एंड परक्यूसिट की बात करें गाइस तो ये 4 लाख है। सो इन टोटल मिस्टर एक्स का जो सैलरी है दैट इज 9 लाख। बट बात करें गाइस बेसिक प्लस डीए का दैट इज 5 लाख ओनली, क्योंकि डीए 0 है तो ये टोटल 5 लाख से बन के आ रहा है। वहीं एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय यानी कि मिस्टर एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस दैट इज 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑलरेडी मेड इज 1,20,000। अब बात करें गाइस कि अनएग्जॉस्टेड लिमिट अंडर सेक्शन 80C जो है वो कितना है, तो टोटल लिमिट जो होता है 1.5 लाख का होता है एंड 1.5 लाख में से उसने 1,20,000 का ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। सो देर इज ओनली 30,000 जो बच जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80CCD1 का, देखते हैं यहाँ पे कितना डिडक्शंस मिल सकता है या फिर कितना अमाउंट एलिजिबल है फॉर डिडक्शन। तो देखिए तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि यहाँ पे 50,000 बन के आता है, बिकॉज बेसिक प्लस डीए इज 5 लाख और उसका 10% लेंगे तो दैट इज 50,000। बात करें एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय का तो 60,000 है, हमने बात किया एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अनएग्जॉस्टेड लिमिट ऑफ सेक्शन 80C जो कि 30,000 जो कि हमने ऊपर बात किया था। तो गाइस सेक्शन 80CCD1 में जो टोटल डिडक्शन जो मिल सकता है वो है आपका 30,000 ही, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट कर रखा है। तो इसीलिए गाइस जो 60,000 है उसमें से सिर्फ 30,000 ही मिल पाएगा एज अ डिडक्शन, जो बाकी के 30,000 है उस पर टैक्स लग जाएगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो है, जो स्लैब के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्शन 80CCD1 का। अब बात करते हैं गाइस सेक्शन 80CCD2 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 80CCD2 ये बेसिकली डील करता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे देखिए तो कितना अलाउ हो पाएगा। तो गाइस देखें तो हमने ये जिम करके रखा है कि जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो 60,000 है, 30,000 बाय मिस्टर एक्स एंड 30,000 बाय मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर एंड 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए देखे तो वो है 50,000। गाइस ये जो परसेंटेज हम ले रहे हैं 10% ये बेसिकली चेंज हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये 14% हो जाएगा 10% के बदले। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो गाइस अब यहाँ पे देखें तो डिडक्शन कितना मिलेगा। तो बात करें सेक्शन 80CCD1 का तो सेक्शन 80CCD1 में सिर्फ 30,000 ही मिल पाएगा क्योंकि जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 है और 80C का जो लिमिट बच गया था वो सिर्फ 30,000 ही बचा था। तो 30,000 का 30,000 पूरा का पूरा ही यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा।
वहीं बात करें गैस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो देयर इज नो कैपिंग ऑन डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसीलिए सेक्शन 80 CCD 2 में जो एलिजिबल है अमाउंट डिडक्शन के लिए वो है आपका 30,000 रुपए। अगर ये 40,000 भी होते, 50,000 भी होते, 60,000 भी होते तो भी मिल जाता, क्योंकि वहां पे कोई कैपिंग नहीं है। तो इसीलिए ये अच्छी बात है। और गाइज बेसिकली अगर देखें तो सेक्शन 80 CCD 2 जो है ये बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए है, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयर के केस में मैंने अभी तक जहां तक देखा है कि किसी भी एम्प्लॉयर के केस में आपका एनपीएस एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए ये सेक्शन 80 CCD 2 जो है तभी काम में आ पाएगा जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता हो। तो इसीलिए गाइज मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, उस केसेस में ही यूज में आ पाएगा और उन्हीं को बेनिफिट मिल पाएगा। तो गाइज ये रही बात आपका सेक्शन 80 CCD 1 का, जहां पे हमने देखा कि डिडक्शन तो मिलता है बट वहां पे कैपिंग है सेक्शन 80C का जो 1.5 लाख है, उससे ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। वहीं 80 CCD 2 में हमने देखा कि जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा ही आपको डिडक्शन मिल जाता है विदाउट एनी लिमिट। तो ये रही बात गाइज सेक्शन 80 CCD 1 का एंड 80 CCD 2 का। बट गाइज अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं और आप नोटिफाइड स्कीम में इन्वेस्ट करा हुआ है सेक्शन 80 CCD 1B के हिसाब से, तो आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, अगर आप अटल पेंशन योजना है वहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है अटल पेंशन योजना को एज अ एलिजिबल स्कीम। तो इसीलिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन। इसी तरीके के जो अदर स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है सेक्शन 80 CCD 1B में, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो गाइस इन टोटल देखें तो आपको 1.5 लाख का 80 CCD 1 में और 80 CCD 1B में 50,000, तो टोटल आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो इन दैट केस आपको एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है गाइज। सो गाइज ये रही बात आपका एनपीएस का और एनपीएस से रिलेटेड आपका डिडक्शंस का। तो गाइज हमने देख लिया एग्जांपल के थ्रू भी कि आपको कैसे डिडक्शन मिल सकता है और कितना डिडक्शन मिल सकता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं गाइज जो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको सभी समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो गाइज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपको। मेरे जितने भी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आप जाइए, जिसने भी जो भी पूछा है मैंने सबको रिप्लाई किया है गाइस। तो आपका भी क्वेश्चन का रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीजें मैंने मिस किया है, आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं गाइज। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें गाइज, और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी एनपीएस के बारे में अच्छे से नॉलेज आ पाए। सो गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज आप मिस नहीं करेंगे। गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर करें, ताकि आपको नोटिफाई हो जाएगा कि वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।